दोस्तों मेरे एक हाथ में मेरा फोन पे का वैलेट और दूसरे हाथ में मेरा क्रिप्टो वैलेट जिसमें मेरे बिटकॉइंस हैं। अगर हमें फोन पे से किसी को पेमेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? सिंपली स्कैन क्यूआर कोड, एंटर अमाउंट, एंटर योर पासकोड एंड सबमिट, पेमेंट डन। और अगर हमें क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में किसी को हमें पेमेंट करना हो तो कैसा करना पड़ेगा? सिंपली स्कैन क्यूआर, एंटर अमाउंट, एंटर योर पासकोड एंड सबमिट, दैट्स इट। हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट करना उतना ही आसान है जितना फोन पे और गूगल पे से पेमेंट करना। बस आपको सीखना पड़ेगा जैसे आपने फोन पे और गूगल पे यूज करना सीखा था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन क्या होता है, क्यों बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ और बिटकॉइन की जरूरत क्यों है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो उससे पहले हम करेंसी को समझते हैं। जो हम फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करते हैं वो क्या है? हमारे डिजिटल करेंसी। हमारे पास कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स क्या है? हमारी प्लास्टिक करेंसी है। हमारे पास 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ के नोट्स हैं, ये हमारी पेपर करेंसी। उसके बाद कॉइन्स है हमारे पास, ये है हमारी मेटल करेंसी। दोस्तों इससे पहले क्या होता था? गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स होते थे। उससे पहले कोई और करेंसी होगी, और जब कोई करेंसी ही नहीं थी तब क्या चलता था? तब बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये सब फॉर्म ऑफ करेंसीज हैं जो टाइम वाइज इसमें इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन कब होता है? जब भी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक न्यू अल्टरनेटिव निकाला जाता है, उसे इवोल्यूशन कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इन सब करेंसीज में कैसे टाइम क्या प्रॉब्लम्स रही और कैसे इसमें इवोल्यूशन हुआ। तो पहले हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। लेकिन अगर किसी को गाय बेचनी है और किसी को मुर्गी बेचनी है तो वो कैसे खरीदेंगे? मतलब किसी भी चीज का मूल्य डिसाइड नहीं हो पाता था। तो उसके लिए क्या हुआ? गोल्ड और सिल्वर का कॉइन्स यूज करने लगे। तो कोई भी खरीदी बिक्री होनी थी तो वो गोल्ड और सिल्वर से होती थी। उसके बाद दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में क्या प्रॉब्लम्स रही? गोल्ड और सिल्वर्स अगर कुछ खरीदने जाना पड़ता था दूसरे गांव में तो उसे कैरी करने में दिक्कत होती थी, और दूसरी उसका चोरी हो जाने का भी डर होता था। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर साहूकार और सरकार के पास रखे जाते थे और उनसे रिसिप्ट लिए जाते थे, और उन रिसिप्ट से फिर खरीदी बिक्री की जाती थी। बाद में उन रिसिप्ट का ही फॉर्मेशन पेपर करेंसी में हुआ। फिर पेपर करेंसीज में भी काफी बार चेंजेस हुए और आज हम ये नोट्स यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद प्लास्टिक करेंसी आ गई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आया जिसने पेमेंट सिस्टम बहुत ही आसान बना दिया। लेकिन दोस्तों आज जो हम फिएट करेंसी यूज कर रहे हैं, आईएनआर, यूरो, डॉलर, ये जो फिएट करेंसी जो हम यूज कर रहे हैं, इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो क्या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी फॉर्म हो सकती है? तो आंसर है यस। किसी को इस फिएट करेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स दिखी और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी लेके आया जो है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, फिएट करेंसी में उसको क्या प्रॉब्लम्स दिखी और क्रिप्टो करेंसी कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। दोस्तों फिएट करेंसी में सबसे पहला प्रॉब्लम है ये सेंट्रलाइज होती है, मतलब गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इसे चलाती हैं। वो जब चाहे उसे ये बंद कर सकती है और जब चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ब्लॉकचेन पे चलती है, कोई एक सिंगल अथॉरिटी इसे कंट्रोल नहीं करती है। दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फिएट करेंसी से हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक हमसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेती है और अदर चार्जेस भी बैंक हमसे वसूल करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ही कम लगती है, ट्रांजेक्शन फीस बहुत ही कम देनी पड़ती है। दोस्तों तीसरा प्रॉब्लम है स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आपको फिएट करेंसी में किसी को पेमेंट करना हो तो फोन पे, गूगल पे से आप इंस्टेंट कर सकते हो। लेकिन अगर बड़ा अमाउंट हो या फिर क्रॉस बॉर्डर आपको ट्रांजेक्शन करना हो, क्योंकि इंटरनेट की वजह से अब कोई बॉर्डर्स नहीं बचे हैं, अगर आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करना हो तो आपको 2 से 3 दिन का भी समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से अगर आप पेमेंट करते हो तो आप कहीं पर भी किसी को भी कितना भी अमाउंट इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हो। फोर्थ प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन रेजिस्टेंस। दोस्तों फिएट करेंसी में और एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इसे जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती है, मतलब इसका सप्लाई अनलिमिटेड है। इसका इफेक्ट ये है कि हमारे पास जो करेंसी है उसकी प्राइस कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 साल पहले आपके पास 1 लाख रुपीज आपके लॉकर में रख दिए होते हैं और आज आप वो 1 लाख रुपीज निकालते हैं तो उनकी वैल्यू 1 लाख रुपीज ही होती।
हालांकि 10 साल पहले 1 लाख रुपीज में आप जितना खरीद सकते थे उतना आप आज नहीं खरीद सकते, आपको उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज का जो सप्लाई होता है वो लिमिटेड होता है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल 2009 में एक बिटकॉइन की प्राइस 9-10 रुपीज़ थी, 2015 में ये 12,000 रुपीज़ थी, 2020 में ये 8 से 9 लाख रुपीज़ थी और आज एक बिटकॉइन की प्राइस 80 से 90 लाख रुपीज़ है, क्योंकि इसका सप्लाई लिमिटेड है। दोस्तों फिफ्थ प्रॉब्लम है ओनरशिप एंड कंट्रोल का। दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट में आपने 10 लाख रुपीस रखे हुए और कल को अगर वो बैंक डूब जाती है तो आपके पैसों का क्या होगा? सरकार आपकी सिर्फ 1 लाख रुपीस की गारंटी लेती है, मतलब आपके पैसों का कंट्रोल आपके पास नहीं है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में आपके पैसों का कंट्रोल सिर्फ आपके पास होता है। अगर आप सिक्योर्ड वैलेट्स यूज करते हो, अगर आप थर्ड पार्टी ऐप या एक्सचेंजेस यूज करते हो तो वहां पर भी बैंक जैसा खतरा हो सकता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो वैलेट्स यूज करते हो, डिसेंट्रलाइज वैलेट्स, तो वहां पर आपके पैसों का कंट्रोल आपके पास ही। दोस्तों लास्ट प्रॉब्लम है प्राइवेसी का। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे ट्रांसफर करता है तो वो हम बैंक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो हमारा सारा डेटा बैंक के पास होता है। हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, सारी डिटेल्स बैंक के पास होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में दोस्तों पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट करता है तो बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। आपको किसी ने किसको पैसे सेंड किया वो सिर्फ उन दोनों को ही पता होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइवेसी भी होती है। तो दोस्तों जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की करेंसी इवोल्यूशन के बारे में, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक न्यू अल्टरनेटिव निकाला गया। तो वैसे ही सतोशी नाकामोटो नाम के एक अननोन पर्सन को फिएट करेंसीज में ये प्रॉब्लम्स दिखी जो मैंने अभी आपको बताई, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो एक न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी दुनिया के सामने लेके आया, क्रिप्टो करेंसी, फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। तो दोस्तों 2009 में फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी आई बिटकॉइन, उसके बाद 2011 में लाइटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी आई, उसके बाद 2014 में नियो और वर्ज जैसे कॉइन आए, 2015 में इथीरियम जैसा कॉइन आए, और आज हजारों क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज क्या है वो आप समझ गए होंगे। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो किसी बैंक पे डिपेंड नहीं होता है। इसके पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन से कोई भी किसी को भी कहीं पर भी पेमेंट कर सकता है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, क्यों क्रिप्टो करेंसीज का इनोवेशन हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस और प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल हैं, वो आप जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट, सागर।